स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 25 के जो क्वेश्चंस दिए गए थे आपको टेस्ट लगाओ और इनाम पाओ की एक स्कीम के तहत, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जानेंगे इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, हाल ही में जारी आरबीआई मौद्रिक नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित दरों में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब असत्य वाली हमको दर देखना है कि कौन सी असत्य दी हुई है। रेपो रेट 4.00, ये सही है, बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये भी सही है। SLR 4.00%, ये भी सही है। सॉरी, CRR यहाँ पास लिखा हुआ है। SLR जो दिया गया है इसमें 18.9%, ये इसमें गलत दिया गया है क्योंकि SLR जो है वो सिर्फ 18% है, केवल और केवल 18% रखी गई थी। तो इससे संबंधित हम अन्य चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रेपो रेट क्या होती है ना। रेपो रेट जो होती है, जब बैंक आरबीआई से लोन लेने जाते हैं, उससे ऋण लेते हैं, तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देते हैं उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जस्ट उसका उल्टा होता है कि बैंक अगर अपना जो पैसा है वो जाकर के आरबीआई के पास रखते हैं तो उस पर जो उन्हें ब्याज मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसी तरह CRR जो होता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये होता है कि जब बैंक को एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित प्रतिशत में एक निश्चित अमाउंट आरबीआई के पास जमा कराना होता है, उसको हम कहते हैं CRR। और SLR में एक निश्चित अमाउंट, अपने जमा पूंजी का एक निश्चित अमाउंट बैंक खुद अपने पास रखते हैं, इसे कहते हैं SLR। तो SLR वर्तमान में जो मौद्रिक नीति जारी की गई है उसमें 18% बताया गया है। 18% हमारी SLR बताई गई है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है वो नए अध्यक्ष, ये हमसे पूछा गया। तो पहला है प्रसून जोशी, ये तो नहीं है। योगेश कुमार त्यागी, ये भी नहीं है। राकेश भट्टनागर, ये भी नहीं है। और मनोज सोनी। तो हमारे जो यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष है? तो 31वें नंबर के अध्यक्ष है ना। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? जब यूपीएससी की स्थापना 1926 में सर्वप्रथम हुई थी, तब इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो थे रॉस बर्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। और मनोज सोनी 31वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सम्मान 2020 एवं 21 से सम्मानित किया है ना। बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने नारी सम्मान 2020 एवं 21 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कितनी नारियों को दिया गया है, कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो हमारे सामने इसकी संख्या दी गई है। पहला दिया गया है 14 महिलाओं को दिया गया है, दूसरा 30, तीसरा है 29 और चौथा हमारा दिया गया है 25 महिलाओं को दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कि 29 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। 29 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश की इसमें 3 महिलाएं शामिल थी। मध्य प्रदेश की 3 महिलाएं इसमें शामिल थी। पहली थी जोधैया बाई जो बैगा चित्रकार हैं, बैगा चित्रकला से संबंधित है और ये उमरिया जिले की रहने वाली है, उमरिया जिले की रहने वाली हैं। और जो दूसरा 3 महिलाओं को दिया गया, लेकिन पुरस्कार 2 ही दिए गए हैं, मतलब 2 महिलाओं को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनमें 2 महिलाएं हैं, पहला है माया अहिरवार और दूसरा है अलका श्रीवास्तव। माया अहिरवार और दूसरा है अलका श्रीवास्तव। ये दोनों ही ANM हैं, ANM है। और इनको संयुक्त रूप से दिया गया कोविड के दौरान, जब कोविड काल चल रहा था, तब इनका वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने के लिए इनको नारी पुरस्कार, नारी सम्मान दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं के नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन है? जोधैया बाई है, माया अहिरवार है और अलका श्रीवास्तव जी है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसे 2020 एवं 21 के लिए नामदेव राष्ट्रीय
पुरस्कार प्रदान किया गया? नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 और 21 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कि एएस दुल्ता, और दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा है अनिल बैजल, और चौथा बोल रहा है कि ए और बी दोनों होंगे। तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये ए और बी दोनों को प्रदान किया गया है, मतलब हमारा ऑप्शन डी नंबर सही होगा। ये मेघालय के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उन्हें प्रदान किया गया है। और दूसरे जो हैं वो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के हैं, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के निदेशक हैं। तो एएस दुल्ता, एएस दुल्ता ये एक वैज्ञानिक हैं, निदेशक हैं और साथ में वैज्ञानिक भी हैं। तो इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने किस योजना को 2023 तक बढ़ा दिया है? 2023 तक किस योजना को बढ़ाया है केंद्र सरकार ने? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, तीसरा है अटल इनोवेशन मिशन, और इनमें से कोई नहीं। ये तीनों योजनाएं हैं। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि इनमें से कोई नहीं। कौन सी योजना को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो 27 मार्च 2018 को स्टार्ट हुआ था और इसे 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने इसे लॉन्च किया था, इसे जारी किया था। इसका उद्देश्य जो है वो नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नवाचार को बढ़ावा देना है और उद्यमिता की संस्कृति, मतलब उद्यमिता को कुल मिला के बढ़ावा देना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्रदान किया गया है? भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, है ना, उन्हें कब भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो हमारे सामने जो कुछ वर्ष दिए गए हैं कि 1965, 1963, 1964 और 1954। तो किस वर्ष में उनको प्रदान किया गया? तो उनको 1962 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो सबको पता है और क्वेश्चन में भी दिया गया है। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1947 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल था और ये बिहार से संबंधित थे, मतलब बिहार के रहने वाले थे और लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ये। और 1934 में जो मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 6वां। अब हम 7वें पे चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार, संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं उसे तैयार कौन करता है? तो ये पहला है कि स्वयं राष्ट्रपति तैयार करते हैं, दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, और तीसरा है राज्यसभा के सभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चारों में से कौन तैयार करता है? तो हमारा जो सही आंसर है कि कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। अब हम चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? कब, ऐसा कौन सी स्थिति ऐसी आएगी जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा? तो पहला हमारा है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। अगर प्रधान न्यायाधीश मतलब सीजेआई की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी बात कर रहा है तो चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर, और दूसरा है कि लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और चौथा है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट, उसके अनुशंसा पर ये लोकसभा को भंग कर सकता है ना। तो ये हमारा होता है 8वां नंबर प्रश्न। हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, ऐसा पूछा गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, तो पहला हमारा दिया गया है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, किसी भी धर्म को प्रचार करने का अधिकार हमको है, ये दिया गया है। दूसरा है सिखों को कृपण धारण करने का अधिकार, एवं कृपण धारण करने और रखने का अधिकार, क्योंकि सिखों की वो परंपरा में ही शामिल है इस वजह से। और तीसरा दिया गया है राज्यों को समाज सुधार की विधि का निर्माण का अधिकार, है ना, समाज सुधार की विधि का निर्माण का अधिकार है।
और दूसरा है धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो सम्मिलित किए गए हैं। तो हमारे नीचे कूट दिया गया है, कूट दिया गया है, हम देख लेते हैं कूट क्या दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 2, 3 एवं 4, 2, 3 एवं 4। तो 4 तो बिल्कुल गलत है, इसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। ये सभी को पता होगा कि धर्म परिवर्तन कराना ये कानून अपराध है। तो कानून में अपराध है तो मतलब संविधान में भी पहले से इसके लिए प्रावधान नहीं होगा, तभी से कानून में वो नहीं आ पाया। तो धर्म परिवर्तन कराना ये नहीं है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो चौथा गलत है, बाकी सब सही है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकार के बारे में दिए कि अधिकार क्या है। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, ये गलत है। अधिकार में विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। विशेषाधिकार हमारे संविधान में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, सभी को समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार मतलब सब समान है, संविधान के सामने पूरे देश में सब समान है ना। और तीसरा दिया गया है कि अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राज्य के अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, मतलब ये जो है वो नागरिकों को सशक्त करते हैं, है ना। तो ये तीसरा हमारा दिया गया है। चौथा हमारा दिया गया है अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ लोगों के नागरिक विशेषाधिकार है। तो पहले ही बता चुके हैं कि संविधान में और कहीं भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, मतलब संविधान में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है, किसी एक व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, सबको समता का अधिकार है ना, समता का अधिकार है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ये हमारा होता है 10वां नंबर प्रश्न। हम चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न पर कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या मनोनीत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा की बात भी कर रहा है और लोकसभा की भी बात कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो पहले आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया करता है जो राष्ट्रपति होता है, और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है। मतलब कुल मिला के कितने सदस्य हो गए, कुल मिला के 12 सदस्य हो गए हैं। 12 सदस्यों को 12 नहीं 14 सदस्य हो गए, 14 सदस्यों को नामित करता है। तो हमारे ऑप्शन में 14 कहाँ दिया गया है, बी नंबर पर दिया गया है 14 सदस्य, तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा। ये आप नोट भी कर लें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं। अब हम चलेंगे 12वें नंबर प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है और कार्यकारी प्रक्रिया है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है, जिसका अर्थ है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले, है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य का विशेष बहुमत होना चाहिए, है ना। उपस्थित और मतदान करने वाले जितने उपस्थित हैं और मतदान करने वाले जितने हैं उनका 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए। और इससे पहले भी जांच करा ली जाती है कि राष्ट्रपति के महाभियोग जारी करने से पहले भी करा ली जाती है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के पास खालिस्तान के तहत क्षमा करने की शक्ति है। क्षमा याचना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है ये पूछा गया है। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 और 76 हमें दिया गया है। तो इसमें क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति, मतलब जो लोग हैं उनको दोषियों को क्षमा करने की शक्ति है ना। तो पांच प्रकार की यहाँ क्षमाएं हैं जो कानून द्वारा अनिवार्य है ना। पहला है क्षमा, दूसरा है रूपांतरण, और तीसरा है दंड विराम, और चौथा है राहत, और पांचवा है छूट, है ना। तो ये हमारी 5 प्रकार की कितनी प्रकार की क्षमाएं, तो ये याद रखिएगा 5 प्रकार की क्षमाएं हैं, 5 प्रकार की क्षमाएं हैं, है ना। ये मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, है ना। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको भी वो क्षमा करके या तो उस सजा में कन्वर्ट कर सकता है ना।
कि उसको आजीवन कारावास, ऐसा कुछ भी सज़ा हो सकती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, ये पूछा गया हमसे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा दिया गया है कि राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य, है ना। और तीसरा है कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा हमारा दिया गया उत्तर पूर्वी विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन नहीं होता है, हमसे नहीं पूछा है। तो इसमें सिर्फ एक ही लोग नहीं होते हैं, कौन? राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, बाकी सभी सदस्यों के बाकी सभी इसमें से जो दिए गए हैं सभी शामिल होते हैं। अब आगे चलेंगे हम प्रश्न नंबर 15 पे। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है वो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो इनका चुनाव कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे, है ना। तो हम चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है ना। संशोधन कैसे कर सकती है, ये है कि इसका संशोधन करने का तरीका क्या होगा। तो पहला दिए गए इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत से संशोधन करेगी या 2/3 बहुमत से, है ना, 2/3 से, या तीसरा दिए गए 3/4 से, और इसके चौथा जो दिए गए कि 1/3 सदस्यों के समर्थन से करेगी। तो इनमें से हमें अपना आंसर बताना है कि कितने सदस्यों से आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद जो है ना साधारण बहुमत से, सदस्यों के एक साधारण बहुमत से आधिकारिक भाषा प्रावधान में संशोधन कर सकती है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति है, अनुमेय शक्ति मतलब अधिकतम उसमें सीटें कितनी हैं, अधिकतम सीटें कितनी हैं। तो 250, 260, 300, 225। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है 250। 250 राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 है। इनमें से 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं और 238 जो है निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 18 पे। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया, ये हमसे पूछ रहे हैं। 1971 में, 1967, 1968 और 1972 हमारे सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं कि कब इसमें किया गया है। तो 1968 में, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक ये संसद में पारित किया गया है, ना कि उस टाइम पे बना लिया गया था। लोकपाल उस टाइम पे बनाया नहीं गया था, विधेयक पेश किया गया था ना। तो पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले लोकपाल थे, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19वें पे कि निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारे सामने जो संसदीय समितियां दी गई हैं, पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, चौथा है याचिकाओं पर समिति। तो इसमें से जो प्राक्कलन समिति है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य रहेंगे और कितने सदस्य रहेंगे? 30 सदस्य होंगे। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है। जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होंगे 30, उसमें इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष होगा। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है ना। और इसमें जो वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं वो गिरीश भालचंद्र हैं। गिरीश भालचंद्र, श्री गिरीश भालचंद्र, गिरीश भालचंद्र उसके अध्यक्ष है प्राक्कलन समिति के वर्तमान में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो दिया गया है दूसरा, कौन सा निर्वाचक मंडल राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है? कौन सा निर्वाचक मंडल राज्यसभा के सभापति का
चुनाव करता है ना। राज्यसभा के सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचक मंडल करता है? तो हमारे सामने दिए गए राज्यसभा के सभी सदस्य, या तो राज्यसभा के सभी सदस्य होगा, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है संसद के निर्वाचित सदस्य और चौथा है संसद के सभी सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस प्रकार हमारा होता है आज का डिस्कशन। अगर आपको ये प्रश्न लगाने हैं तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करें और उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएं। वहाँ आपको टेस्ट सभी टेस्ट मिल जाएंगे, डे 1 से लेकर के डे 25 तक, आज तक के टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं और अपनी इंक्रीजमेंट देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस वी पर चल रही है। और ये टेस्ट जो है वो टेस्ट लगाओ इनाम पाओ के तहत किया जा रहा है, मतलब आयोजित किया जा रहा है। ये हर रोज़ 10 बजे ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। 10 बजे से 10:15 तक आपको लगाना होता है ये टेस्ट और उसके बाद सबमिट करना होता है। जो ज़्यादा नंबर के आधार पर जो टॉप करता है उसे दर्पण सिविल सर्विसेज की एक बुक उपलब्ध कराई जाती है, पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो इस टेस्ट को लगाने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दर्पण सिविल सर्विसेज की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट को लगा सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए, और अब हम मिलेंगे दूसरे दिन अन्य क्वेश्चनों के साथ।